नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? जिस तरह से आप सभी को इंतजार था कि ये जो वेडनेसडे है, इस वेडनेसडे की ये इवनिंग, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है कि जिस प्रकार से हम इसमें एक नई शख्सियत को, एक नई पर्सनालिटी को यहाँ पर लाते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं और हम इंस्पायर्ड होते हैं। आप सभी इंस्पायर्ड होते हैं उनकी सफलता की स्टोरी से। न केवल सफलता की स्टोरी बल्कि कुछ विफलता की स्टोरी भी वो सुनाते हैं, जिससे हमें कुछ सीख मिलती है, हमें कुछ लर्निंग मिलती है। दोस्तों, जो आज जिस शख्सियत को हम आपसे मिलाने जा रहे हैं, वो शख्सियत अपने आप में एक नाम है और वो एक नाम जो है वो सिर्फ एक मेडिकल प्रोफेशन में नहीं, उनकी जो गायकी है, उनका एक रचना में जो काव्य रचना में जो जिस तरह से उनका गजल रचना में जिस तरह से उनका नाम है और एक बहुत ही पॉपुलर और अपने क्षेत्र में एक अच्छा नाम जिनका है, ऐसे डॉक्टर जेवा फिजा को मैं आज आपसे रूबरू करा रहा हूँ, आपसे मिला रहा हूँ। तो स्वागत है डॉक्टर जेवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफलता की कहानी आपको। मैं इससे पहले कि मैं आपका जो है आप खुद अपने बारे में कुछ बताएं, मुझे कुछ जो आपको बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए बड़ी खुशी हो रही है। डॉक्टर जेवा फिजा मेडिकल ऑफिसर है कोटा में और कई पत्र पत्रिकाओं में इनका सतत प्रकाशन चलता रहा है। देश के बड़े बड़े मंचों, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर मुशायरों में शिरकत किया है आपने। एक बुक जो है आपने किताब लिखी है फसले गुल, जो गजल है, उसमें हमद है, नात है, मानकीब है और ये बुक जो अभी पब्लिश हुई है उसकी बुक के बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे। कई सम्मान आपको मिले हैं, काव्य कलश सम्मान आपको मिला है, चंद्र विभू राजश्री सम्मान आपको मिला है, हिंदी सेवा सम्मान, सृजन एवं तकलीफ द्वारा भी सम्मानित हुए हैं, विभिन्न और अन्य सम्मान भी आपको मिले हैं। एक बहुत ही खूबसूरत एक जो है गजल, आपकी ही एक गजल जो है, आपकी ही जो एक रचना है वो मैं एक सुनाकर और उसके बाद में फिर जो है आपसे हम और भी सुनेंगे। तो वो गजल जो है मैं आपकी फेसबुक वाले वॉल से चुराई हुई है। मिट्टियों पर खुशबुओं की तर्जुमानी के लिए, दिल को रखिए फूल जैसा बागवानी के लिए, वक्त के वहशी बबूलों ने उन्हें हथिया लिया, मैंने जो एहसास पाले रात रानी के लिए। खाली कुजा चीख कर बोला ये मेरे कान में, प्यास की खिलकत हुई थी सिर्फ पानी के लिए। हादसे और तलखियां भी है यकीनन लाजमी, एक हंसी और खूबसूरत सी कहानी के लिए। वक्त के किरतास पर कठपुतलियों के साथ साथ रह गई है सिर्फ जेबा हक बयानी के लिए। तो ये इस तरह की एक जो आपने एक जो अचीवमेंट, मतलब जो एक पीक इसको कह सकते हैं किसी काव्य रचना का, जिस तरह की जो रचना आप करते हैं। अब मैंने ये रचना बोल तो दी है लेकिन मुझे मालूम नहीं है, मैं इसमें शायद 10% जो वर्ड वो मैं समझ पाया हूँ, लेकिन इतनी अच्छी एक रचना और जो मैं अभी बोली ऐसी यानी कितनी रचना है जो आपने रची है और वो जो है डेफिनेटली सभी जो है दर्शक और जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे आपके बारे में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना जीवन परिचय, थोड़ा सा किस तरह से आपका ये सफर शुरू हुआ, वो हम थोड़ा सा एक बार जानना चाहें। थैंक यू जी। देखिए, जैसे सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक यू कि आपने मुझे इस वेब पेज, आपके इस पेज का हिस्सा बनाया और संघर्षों से ही उत्पत्ति होती है काव्य की, ये तो बिल्कुल हकीकत बात है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ अपना जीवन परिचय देना चाहूंगी कि मेरा जीवन भी काफी संघर्ष में रहा। मेरे फादर आरएएस ऑफिसर थे और हम 4 भाई बहन हैं। पापा हमारे बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, काफी पहले जमाने में जो अमूमन हुआ नहीं करता था, लेकिन पापा ने शुरू से ही हम लोगों की एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी। ज्यादातर वक्त हमारा अजमेर में बीता। अजमेर बहुत ही एक पढ़ा लिखा अच्छा छोटा सा शहर है
तो मेरी और मेरी सिस्टर की स्कूलिंग सोफिया से और ब्रदर्स की सेंट एंसलम्स अजमेर से हुई। और उसके बाद मैं पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट थी। हम सब भाई बहन ही काफी इंटेलिजेंट थे, मैं भी बहुत ब्रिलियंट थी, हमेशा टॉप करती थी क्लास में। और 12th स्टैंडर्ड में मैंने राजस्थान बोर्ड की मेरिट में 7th पोजीशन हासिल करी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हो गया था और मैंने बाय चॉइस एसएमएस मेडिकल कॉलेज लिया एमबीबीएस करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं बीमार हुई, मुझे जॉन्डिस हो गया सेकेंड एमबीबीएस में। उसके बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं सेकेंड एमबीबीएस का एग्जाम नहीं दे पाई। तो मुझे उस चीज ने और बहुत ज्यादा डिप्रेस कर दिया। डिमांडेड बैच के साथ मैंने एग्जाम दिया, अच्छे नंबर्स भी आए, फर्स्ट डिवीजन भी पास हुई, लेकिन फाइनल एमबीबीएस के लिए मुझे सिर्फ 6 मंथ्स मिले। उसके बावजूद भी मैंने एमबीबीएस अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया जैसे तैसे करके। और उसके बाद इंटर्नशिप अजमेर से की। मेरे फादर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल लेवल के उर्दू पोएट भी थे। 14 बुक्स उनकी पब्लिश हो चुकी हैं उर्दू में और जानी मानी शख्सियत है, खुदादार खान मुनिस उनका नाम है। तो ये चीज कहीं मेरे खून में थी, कविता। लेकिन उसके बाद जद्दोजहद जो जिंदगी की शुरू हुई, 99 में शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए और सबसे उस दौरान मैं बीमार भी रही। मुझे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एम्पायमा गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ, उसकी इमरजेंसी सर्जरी हुई। फिर उसके बाद में गांव में मुझे पोस्टिंग मिली, फर्स्ट पोस्टिंग आरपीएससी होने के बाद में। बच्चे बहुत छोटे थे, गांव की लाइफ बहुत टफ थी। और उसके बाद फिर चिकनगुनिया एपिडेमिक हुआ था, तो चिकनगुनिया भी मुझे हो गया। मतलब काफी सारी दुविधाओं से मैं घिरी हुई थी। तो ये जो कविता थी मेरे अंदर तो थी लेकिन बाहर नहीं आ पा रही थी, उसको माहौल ही नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद सबसे बड़ी दुर्घटना मेरे जीवन की, जब मेरे हस्बैंड का स्वर्गवास हो गया 2016 सितंबर में। बच्चे मेरे काफी छोटे थे उस टाइम, बच्चों को संभालना, मॉरल सपोर्ट देना, वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने मेरी काफी हेल्प करी। और उनकी डेथ के बाद फिर मैंने अलग से बच्चों को लेकर रहने लगी। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट काफी उन्होंने किया। और उसके बाद मुझे पापा के साथ रहने का मौका मिला। और फिर पता नहीं क्या हुआ, ये जो हादसा गुजरे थे, तो क्योंकि गजल वो पौधा है जो कि एहसासात की जमीन पर जब जिगर का खून गिरता है तब ये पौधा पैदा होता है, नहीं तो गजल जन्म नहीं ले सकती। तो ये कहीं दबा हुआ जो टैलेंट था मेरे अंदर, ये निकल करके उस वक्त धीरे धीरे बाहर आने लगा। मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा, मैं लिखने लगी, कागज पे उतारने लगी। और सबसे बड़ी चीज, उर्दू के जो महाविद्वान थे मेरे फादर, मैं उनसे कुछ कुछ पूछती भी रहती थी, सीखती भी रहती थी और मैं फिर लिखती गई। फिर आफ्टर दैट देयर वाज नो स्टॉपिंग। मैंने उर्दू में भी लिखा, मैंने हिंदी में भी लिखा। और उसके बाद बहुत ही कम समय में ऊपर वाले का कुछ ऐसा करम है कि विद इन 1 ईयर जैसे मैंने लिखना शुरू किया, मुझे खुद भी इस बात का विश्वास नहीं था। और आगे बढ़ के मैंने पब्लिश करवाई अपनी पोएट्रीज, गजल्स विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, तो मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद में तो फिर मुझे आकाशवाणी से और दूरदर्शन से, वहां से भी इनविटेशन आए। कोटा का जो नेशनल मुशायरा होता है दशहरा में, उसमें भी मुझे 2 बार पढ़ने का मौका मिला और कई जगह मैं गई। और अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन काफी इंटरनेशनल पढ़ा मैंने। तो ये मतलब अचीवमेंट था। फिर उसके बाद जब काफी मटेरियल इकट्ठा हो गया तो फिर बस कोशिश ये थी कि इसको एक किताब की शक्ल में असेंबल कर दिया जाए। तो पापा ने इसमें मेरी काफी हेल्प करी जी। बस उसके बाद बुक है आपकी, पहली बुक है या इससे पहले भी कोई बुक आपकी पब्लिश हुई है, आपकी गजलों का कलेक्शन कोई है? बुक है और अब आएंगी, आगे भी और आएंगी, जल्द आएंगी। और पापा का भी देहांत 2017 में हो गया था, मदर भी चली गई, तो मतलब संघर्षों से भरा जीवन रहा। तो कविता तो रुकनी ही नहीं थी कहीं भी जाकर के। तो फसले गुल की शक्ल में ये आई, अभी इसका इजाफा हुआ है, बुक लॉन्च हुई है और इसको काफी पसंद किया है लोगों ने। और निशानी है कि देखिए आपके सामने बैठी हूँ मैं, आपसे महाविद्वान इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं राइट फ्रॉम द
बिगिनिंग जो एमबीबीएस का जो है उस दौर से मैंने आपको क्योंकि हम दोनों जो है वो कॉलेज मेट है, एक साथ हमने एमबीबीएस किया है। तो उस दौर में हमने देखा, उस दौर में आपका जो गायकी का जो आपका वो पैशन था वो तो उस दौर में भी था, मतलब गायकी का जो है आपका वो डेफिनेटली उस टाइम जो है पूरे बैच में एक आपकी गायकी का जो है सिर्फ हमारे बैच में नहीं पूरे कॉलेज में जो चर्चा थी और काफी कार्यक्रम में जो आपने शिरकत किया, डेफिनेटली हम सब जो है उस गायकी के जो है दीवाने थे। और गायकी के साथ साथ फिर ये जो आपका जो गजल लिखने का और गजल आपका पढ़ने का ये जो आपका शौक जो है वो जो आपने बाद में जो डेवलप किया, और जिस तरह से आपने बताया कि उस शौक के लिए एक एहसास होगा जो वो होना चाहिए, जो है वो उस एहसास से, और आपका ये जो इस रूपी जो गजल रूपी जो वो एक बहुत ऐसी विधा मानी जाती है, बहुत डिफिकल्ट विधा मानी जाती है, और उसमें आपने एक महारत हासिल की, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें आप सफल रहे और डेफिनेटली इसका अप्रिशिएट सभी करते ही हैं, क्योंकि आप ये एक बहुत ऐसी विधा है जो सभी इसको जो जानते हैं, जो गजल के बारे में समझते हैं, वो तो डेफिनेटली इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसा मैं मानता हूँ बिल्कुल, कितने आपने जो 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 जीवन स्टोरी आपने सुनाई पूरी ही कितने उनसे संघर्षों से भरी हुई है। आपकी पर्सनल लाइफ का जो आपने यहाँ पर जो रिवील किया उससे लग रहा है कितना संघर्षों से भरी जीवन है, और कितना ही आपको जो है एक विरासत में मिली हुई आपकी जो वो सीख, और वो जो है वो उसको आपने एक अपने उसमें दिल में उसको जज्बा उसको बनाए रखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि आप जैसे जितने आप कार्यक्रम देते रहे ऑनलाइन, आप दूरदर्शन पे भी कार्यक्रम रहे हैं, काफी कार्यक्रम जो है, इसके अलावा कुछ और चैनल्स पे भी कार्यक्रम रहे होंगे, और मुशायरा वगैरह जो होते हैं उसमें भी आप कई बार शिरकत करते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे अचीवमेंट जो है वो आप थोड़ा सा और जिक्र करें कि वो जो आपने अभी इस सफर में आपने प्राप्त किए उनके बारे में थोड़ा सा। जी, शायरी मैंने पढ़े, इसके अलावा मुझे सम्मान मिले हैं, काव्य कलश सम्मान, चंद्र विभू, राष्ट्रीय सम्मान, और इसके अलावा काफी अल्लाह का करम है, मोमेंटोस का ढेर है मेरे पास। मैं एंकरिंग वगैरह भी करती आई हूँ काफी फंक्शंस की, और गाना तो मेरी हॉबी थी, लेकिन गजलें लिखना वो ज्यादा मेरी अब हॉबी बन गई है, क्योंकि और मैं चाहती हूँ कि मेरी और किताबें आपको पढ़ने को मिलें। तो अचीवमेंट तो मेरी ये है कि मतलब अब देश में ही नहीं विदेश में भी मुझे एक पहचान मिल गई है, काफी कम समय में मिल गई है, और बीच बीच में झटके लगते रहे हैं, लेकिन बस हर बार यही सोचा कि इतनी खूबसूरत जिंदगी को इतने आसानी से हाथ से नहीं जाने देना है, और उसको थाम कर पकड़ के रखा, और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश ही रहेगी कि इसको थामे रहें। तो बस दुआ कीजिए आप लोग। नहीं बिल्कुल, आपका आपका जो जज्बा है, जो आपका वो है, जो विल पावर है, वो डेफिनेटली हम जो है ये सभी के लिए इंस्पायरिंग है। अभी हाल ही में आप जिस उससे निकले हैं, कोरोना के जिस दौर से आप निकले हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक वो था, आपकी विल पावर और आपका जो वो जज्बा था एक लाइफ को जीने का, वो एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर होता है। तो ये सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह का जो है पूरा एक वो रहता है कि उसका पूरा प्लान रहता है कि वो इस तरह की शख्सियत ऐसी वो जो है उनको जो है, और चाहता है कि भाई वो उसका पूरा मतलब पोटेंशियल उसका जो है पूरा और इस वर्ल्ड को मिले। तो ये बिल्कुल आप प्लस आप जैसे शुभ चिंतकों की प्रेयर्स बहुत काम आती हैं। थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे हम यहाँ पर जो है जितने भी हम शख्सियत को बुलाते हैं वो उससे सफलता के कुछ ऐसे मंत्र जो है वो आप देना चाहेंगे, कुछ ऐसे, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, कुछ ऐसे कुछ सफलता के मंत्र जो आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो हमारी जिंदगी, हमारे व्यवसाय की, हमारे व्यक्तिगत जीवन में दोनों में हमें बढ़ोतरी उनसे मिले, इस तरह के आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, सफलता के मैं आपको पंच तत्व बताती हूँ। जी जी। और ये गोल्डन टिप्स हैं मेरे हिसाब से, ये कोई मेरी बुकिश नॉलेज नहीं है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को प्लीज अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए, अपने बच्चों को अभी से एनकरेज करिए, और अगर आपने शुरू नहीं करा है तो एट एनी स्टेज, एट एनी एज यू कैन बिगिन। आप एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में इंक्लूड करिए, और एक्सरसाइज से मतलब हमारे पास जो लेडीज आती हैं, पेशेंट्स आती हैं, थायराइड की पेशेंट्स हैं, ओबीज हैं, उनको जब ये कहते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज करो, तो उनका जवाब ये होता है कि हम तो दिन भर एक्सरसाइज करते हैं, दिन भर घर का काम करते हैं। तो ये उनको समझाने की जरूरत है कि घर का काम जो आप कर रही हैं तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा अलग से वक्त निकाल के जो अलग से एक्सरसाइज करेंगे वो रियल एक्सरसाइज है, और वाकई में इससे स्टेमिना बढ़ता है। ये मैंने खुद रियलाइज करा जब मैं कोरोना से पीड़ित हुई
तो मुझे नहीं लग रहा था मैं इतनी जल्दी रिकवर हो पाऊंगी, लेकिन वो मेरे लंग्स शायद, क्योंकि मैं तकरीबन 20-25 साल से रेगुलर 1 घंटा एक्सरसाइज कर रही हूँ। उसके बाद में सेकंड जो गोल्डन टिप है, डाइट। तो डाइट में मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल सात्विक भोजन करें या बिल्कुल नॉन ऑयली, मतलब आप खाएं पिए। बच्चों को तो स्पेशली हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो सब कुछ दें, लेकिन बच्चों में भी कुछ हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करें। जंक फूड से उन्हें थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करें, घर के खाने की हैबिट होनी चाहिए। और एज वाइज आपको जैसे डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, तो अपने इस डाइट प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। शुगर कम थोड़ी सी खाना, सॉल्ट थोड़ा सा कम लेना। तो ये सेकंड टिप था। थर्ड जो चीज मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ अपने दोस्त बना करके रखिए। दोस्त बहुत काम आते हैं। दोस्ती सबसे बड़ी नेमत है इस दुनिया में, जैसे कि मैंने अनुभव करा। तो फ्रेंड्स बना करके रखिए, रिलेशंस को थाम करके रखिए। उसके बाद जो चौथी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, स्पिरिचुअलिज्म। थोड़ा सा जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके गॉड हैं, उससे जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि रिलीजन ऑलवेज आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही ले जाएगा। कोई भी रिलीजन हो, वो आपको एक आत्मिक शांति प्रदान करता है, और जब तक आप अंदर से रिलैक्स और शांत नहीं होंगे, आप अपनी जो आपका टैलेंट है उसको ना तो पहचान पाएंगे, ना उसको आगे लेकर के जाएंगे। तो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाइए। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी क्योंकि कोरोना पीरियड है, सबसे बड़ा जो हमारे सामने अभी टॉपिक है, करंट विषय है, वो कोरोना है। प्लीज इसको सीरियसली लीजिए, मजाक मत समझिए। आप अपनी सुरक्षा रखिए, जो आपको कॉमन से बताए गए हैं प्रिकॉशंस, उनको फॉलो करिए, वैक्सीन लीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी हॉबीज। हमारी बहुत सारी हॉबीज होती हैं, ठीक है, बचपन से हॉबीज होती हैं। कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है। लेकिन स्पेशली लेडीज के साथ ये होता है कि वो बस फिर परिवार की परेशानियों में उलझ करके इन हॉबीज को नर्चर नहीं कर पाती हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी हॉबीज का दामन मत छोड़िए, आप अपनी हॉबीज को नर्चर करिए। हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई अवार्ड लेना है, बहुत बड़ा कोई ऑस्कर अवार्ड लेकर के आना है, लेकिन अपनी खातिर इन हॉबीज को आप, जैसे आपको गार्डनिंग का शौक है, मुझे भी गार्डनिंग का शौक अभी रिसेंटली लगा है, तो मैं नए नए पौधे उगाती हूँ, उसमें मुझे अंदर से इतना रिलैक्सेशन मिलता है। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी नर्व्स को रिलैक्स करने की चीजें हैं। तो अपनी हॉबीज को वेस्ट मत जाने दीजिए, उनको थाम करके रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और इससे आप अंदर से बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, फिजिकल और मेंटली। जब आप एट पीस होंगे, तभी आपका कोई टैलेंट उभर करके आएगा और प्रोग्रेस करेगा। तो इसलिए ठीक है, संघर्ष आते हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज्यादा, लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इतने आसानी से इसे हाथ से नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात ये कि जिंदगी हमारी सिर्फ हमारी नहीं होती, उस पर कई लोगों का अधिकार होता है, हमारी फैमिली का होता है, हमारे दोस्तों का होता है। तो उनके लिए प्लीज हार मत मानिए, जस्ट गेट अप एंड गो। बाधाएं आती हैं, आपको उठना है और चलना है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इन नटशेल जो है वो जीवन के सारे मंत्र बता दिए हैं, और अगर इनको सब कोई फॉलो कर लेगा तो मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा उसको कुछ और किसी जरूरत हो। ये हॉबी जो है, स्पिरिचुअलिज्म, ये स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट आपकी जिंदगी में होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। जो आपने कहा एक्सरसाइज का पार्ट है, जो आपका डाइट का पैटर्न है, एक्चुअली क्या इसमें हमें अवेयरनेस होने की जरूरत है, हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है कि क्या हम खा रहे हैं, क्या हम हमारी बॉडी के साथ कर रहे हैं। एक जो होलिस्टिक अप्रोच आती है, एक्चुअली क्या है, ठीक है, बीइंग ए डॉक्टर, आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन आप भी उस चीज पे स्ट्रेस करते हैं, मैं भी स्ट्रेस करता हूँ कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हमारे हेल्थ के प्रति। इट इज नॉट जस्ट मेयरली ए फिजिकल हेल्थ, उसमें आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ और आपका जो स्पिरिचुअल हेल्थ उसका भी पार्ट होना चाहिए। तो आपने बहुत खूबसूरती से वो बताया है, और ये बहुत ही एक नटशेल में आपने ये कहा। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है सारे जो है दर्शक है वो इंतजार कर रहे हैं आपके जो है गजल के कुछ नज्म जो है आपके वो सुनने के लिए, कुछ आपके गायकी का जो कुछ हुनर है उसको थोड़ा सा जो है वो दर्शकों को हमें थोड़ा सा एक्सपोज करें, लाभान्वित करें दर्शकों को हमें आपके उससे। जरूर। मैं क्या है कि वो मेरा जो स्ट्रगल है ना, मैंने आपसे जैसे कहा, संघर्ष वही आपको कविताओं में दिखाई देगा। थोड़ी सी मैं जो पीड़ित लेडीज हैं उनसे सहानुभूति रखती हूँ, तो वही चीज आपको दिखेगी।
मैं चंद गजलें आपको मेरी इस किताब में से ही सुनाती हूँ, फसले गुल, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जी। मेरी किताब है, अभी आई है। इस किताब के बारे में थोड़ा-सा ये बता दीजिए, किताब आपकी किस पर अवेलेबल है? जैसे कोई लेना चाहे, कोई खरीदना चाहे तो कहाँ पर ये अवेलेबल ये होगी? किताबगंज थोड़ा-सा प्रकाशन से आपको मिल जाएगी, गंगापुर में ही है किताबगंज प्रकाशन, तो वहां से मिल अच्छा, जाएगी। और अमेज़न पे भी अभी इसको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं, जी। कि वहां से भी आप अमेज़न मिल पे सकते हैं। हो जाएगी, डेफ़िनिटली उसकी लिंक जो है हम शेयर कर देंगे। और अभी जो बताया, जी, जैसे जेवा जी ने बताया है, किताबगंज प्रकाशन जो है अभी गंगापुर का ही है। यहाँ से आप ये बुक जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जी, जेवा जी, हाँ, तो बिल्कुल आप जी, फूल जैसी हूँ, फूल जैसी हूँ मुझे खार न समझा जाए, खार मतलब जी, कांटा। जी, फूल जैसी हूँ मुझे खार न समझा जाए, जिंदगी से कभी बेजार न समझा जाए, जिंदगी से कभी बेजार न समझा जाए। और फैसले जिनके बदलते हों मैं उनमें से नहीं, फैसले जिनके बदलते हों मैं उनमें से नहीं, मेरे इनकार को इकरार न समझा जाए, मेरे इनकार को क्या बात इकरार न समझा जाए। घर से निकली हूं मैं घर अपना चलाने के लिए, घर जी, से निकली हूं मैं घर अपना चलाने के लिए, इसलिए मुझको खतावार न समझा जाए, इसलिए मुझको खतावार न समझा जाए। मेरे आंगन में खिले खुशियां यही ख्वाहिश है, मेरे आंगन में खिले खुशियां यही ख्वाहिश है। मुझको दुनिया का तलबगार न समझा जाए, मुझको क्या दुनिया बात का तलबगार न समझा क्या जाए। बात जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी हॉबीज आपको खुशी देती हैं, कोई अवार्ड नहीं लेकर के आना है हमें, आप भी खुश बिल्कुल, होने चाहिए। जी, और इसके कानों में जमी हैं कई बातें ज़ेबा, अब तो दीवार को दीवार न समझा जाए, अब तो वाह! दीवार को क्या क्या दीवार बात न समझा जाए। बहुत ही और खूबसूरत, बहुत एक और जी, जिससे मेरी आत्ममुग्धता, आत्म प्रेम, मतलब मैं अपने आप से भी प्रेम करती हूँ, सबको जी, करना चाहिए अपने आप से प्रेम। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसको दर्शाती हुई एक और गज़ल, बिल्कुल, बिल्कुल, होना चाहिए। कोई अरमान नहीं हो ये जी, ज़माना मेरा, कोई अरमान नहीं हो ये ज़माना मेरा, मुझको बस प्यारा है छोटा-सा घरौंदा मेरा, मुझको जी, जी, बस प्यारा है छोटा-सा घरौंदा मेरा, मुझको एक रोज़ पहुँच जाना है मंज़िल पे मेरी, मुझको जी, एक रोज़ पहुँच जाना है मंज़िल पे मेरी, लाख काँटों से भरा चाहे वो रास्ता मेरा, जी, लाख जी, काँटों से भरा चाहे वो रास्ता मेरा। और मुझको कमज़ोर समझा है समझना है तेरी कम अक़ली, मुझको कमज़ोर समझना है तेरी कम अक़ली, तूने देखा ही नहीं क्या है इरादा मेरा, तूने जी, जी, देखा ही नहीं क्या है इरादा मेरा। फूल औराक, औराक पेज का प्लूरल है, फूल औराक पे गज़लों के खिला जाता है, जब भी जी, जी, कागज़ पे टपकता है पसीना मेरा, जब भी वाह, वाह! कागज़ पे टपकता है पसीना मेरा, अपनी हस्ती मुझे लगती है मुकम्मल ज़ेबा, अपनी जी, जी, हस्ती मुझे लगती है मुकम्मल ज़ेबा, मुझसे जब आके लिपट जाता है बच्चा मेरा, मुझसे वाह, वाह! जब आके लिपट जाता है बच्चा मेरा। क्या बात है, क्या बात। अभी फनी जोधपुरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी एक फरमाइश कर रहे हैं, "बग के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं।" ये वाली गज़ल सुनाएँ। फनी जी, जोधपुरी जो जी, है जी। वो जुड़े हुए हैं, काफ़ी कवि दिनेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और काफ़ी जो है वो दर्शक और जुड़े हुए हैं और काफ़ी जो है एन्जॉय कर रहे हैं आपके जो इसका जो आप सुना रहे हैं। जी, तो उनकी एक फरमाइश अगर आप कर सकें पूरी? जी, ज़रूर, जी। बिल्कुल। तो मुलाहिज़ा कीजिए, वक़्त के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं, वक़्त के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं, मत समझ लेना कि बहता हुआ काजल हूँ मैं, मत क्या समझ लेना कि बहता हुआ काजल हूँ मैं, और मुझको छूने में तेरे हाथ भी जल सकते हैं, को वाह, वाह! छूने में तेरे हाथ भी जल सकते हैं, ये अलग बात कि उड़ता हुआ आँचल हूँ मैं, ये अलग बात कि उड़ता हुआ आँचल हूँ मैं। और वो खुदा तो नहीं पर लगता खुदा जैसा है, वो खुदा तो नहीं पर लगता खुदा जैसा है, बस तमन्ना में उसी शख्स की पागल हूँ मैं, बस वाह! तमन्ना में उसी शख्स की पागल हूँ मैं। और ज़ख्मे ज़ेबा से लिपटता है, ज़ख्मे ज़ेबा से लिपटता है वो मरहम की तरह, उसको जिस लम्हे भी लगता है कि घायल हूँ मैं, उसको जिस लम्हे भी लगता है कि घायल हूँ मैं।
तो ये बहुत चंद ही गजलें थी। बहुत खूबसूरत, तो बहुत ही उम्दा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। ये एक ऐसा और एक जो आपका जो आक्रोश और एक आपका जो जीवन का जो पूरा जो आपने संघर्ष और उसमें कैसे अपने आप को जो आप अपने आप को जो है आपने स्टैंड किया है, अपने आप को आपने एक प्रूव किया है, वो सारा कुछ झलकता है आपके, जो मैंने जो रियलाइज किया है। डेफिनेटली बहुत संघर्षपूर्ण भरा आपका जीवन है, जिस प्रकार से और हम जान पाए हैं। और ऐसे में और इस विधा को आप इस तरह से आप जीवंत रखे हुए हैं और इसको इस तरह से आपने फुलाया है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं मैं ही नहीं, मेरे पूरे दर्शक जो है इस चीज के लिए आपको शुभकामना देते हैं कि बहुत आगे आप निकलेंगे, बहुत आगे आप बढ़ेंगे और सारी जो आपके जितने भी जो है पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी। इवन इसकी जो गजलों की जो आपकी ये विधा है, इसका सबको इसका बहुत और आगे इसका फायदा मिलने वाला है। और मैं ये आपसे जी आपको इंशाल्लाह। बहुत बड़ी शुभकामनाएं। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा अगर आप कंफर्टेबल हो और क्योंकि हमने आपकी गायकी बहुत और गायकी के हम बहुत पूरा जो है दीवाने हैं, तो कुछ अगर गायकी का कुछ कोई सॉन्ग आप अगर कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि हाँ हम गा सकते हैं, तो आप जो है जरूर एक दर्शकों नहीं, में जो बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, लेकिन थोड़ा-सा हो सकता है मैं बीच में कहीं पॉज़ करूँ क्योंकि अभी-अभी कोरोना से मैं रिकवर हुई हूँ। हाँ तो हाँ बिल्कुल। लेकिन नहीं देख गाना लीजिए अगर अगेन दिल को सुकून देता है। और ऐसे में मुझे एक गाना याद आ रहा है, उसकी मैं आपको सुना देती हूँ। जी आज का जो माहौल है उसी को ध्यान में रखते हुए। जी कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर चमन में खिलेंगे, उदासी भरे दिन तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू। ओ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आपकी जो आवाज में जो कल को जो वो है, वो सुरीलापन वो अभी भी जो है, बल्कि पहले जो हम सुनते उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया और बहुत ज्यादा जो है उसमें एक वो आ गया है। जी। और बहुत ही खूबसूरत आज आप सुनने को मन करता है कि आप सारी जो है पूरे जो है गजलों को सुने, पूरी जो आपके जो जितने भी आपकी रचनाएं हैं सबको सुने। जी, और यूट्यूब पे आप मुझे सुन आपके सकते हैं। मेरे काफ़ी सारी गज़लें और सॉन्ग यूट्यूब पर भी हैं। तो जी, जी, जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताता हूँ जेवा फिजा जी को आपको सुनना है तो आप यूट्यूब पर भी जो है इनको सुन सकते हैं। इनके बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी और गज़लें भी जो है वहाँ पर जो है आपको मिल जाएँगी। और आप मेरे ख्याल से जेवा फिजा नाम से हम सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको आपका जी, वो आ डॉक्टर जाएगा। देवा जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं मुझे प्राउड फील होता है कि मैं डॉक्टर जेवा फिजा का जो है मैं कॉलेज मेट हूँ। मैं एक जो है इनका सहपाठी हूँ और बहुत सही मैं बहुत इनसे जुड़ा हुआ हूँ, क्लोज में जुड़ा हुआ हूँ और और मैं मुझे ये काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि आपको मेरे लिए प्राउड फील हो रहा है। मुझे ये जानकर बहुत प्राउड फील होता है। आप मेरे लिए प्राउड फील आप एज़ ए आर्टिस्ट आप जो आप उस मुकाम पर हैं, डेफिनिटली वो एक सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग और वो है। और आज आप इस कार्यक्रम में यहाँ हमारे साथ जुड़े इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ। इवन सारे दर्शक जो है वो आपको धन्यवाद देते हैं। आपने समय निकाल के क्योंकि अभी आप इस प्रॉब्लम से निकले हैं, अभी कोरोना के उस दौर से निकले हैं। मुझे थोड़ा झिझक हो रही थी कि मैं आपको कैसे जो है इसमें इन्वाइट करूँ, कहीं आपको आपकी हेल्थ उसमें अलाउ करेगी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आपने जो है उसको एक्सेप्ट किया और आप आए इस कार्यक्रम में, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आपका आभारी हूँ। पूरे दर्शक आपके आभारी हैं। और इसी तरह हम आपसे जुड़े रहेंगे। समय की एक सीमितता ये रहती है कि आप भी जो है अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला है, तो मैं आपको ज़्यादा और इसमें अभी एंगेज नहीं करूँगा।
और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ। सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, ये कार्यक्रम जो है फोटो कार्ड की तरफ से होता है। फोटो कार्ड एक मार्केट प्लेस ऐप है जो ये कार्यक्रम कराता है, और मैं भी उस फोटो कार्ड का डायरेक्टर फाउंडर हूँ, और उसके जरिए कार्यक्रम होते हैं। ऐसे ही हर बुधवार को कार्यक्रम होते रहेंगे, हर नई शख्सियत के साथ ऐसे मिलते रहेंगे, ऐसी शख्सियत के साथ। जो नेक्स्ट वेडनेसडे को जो कार्यक्रम है वो वेडनेसडे की जगह थर्सडे को होने वाला है, और उस कार्यक्रम में डॉक्टर अजय शेष, मेरे जो मेंटर है, मेरे बिजनेस गुरु है, वो जुड़ने वाले हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। आप डेफिनेटली सभी दर्शकों से मैं कहता हूँ आप इस तरह जुड़े रहें। और एक बार फिर मैं जेवा जी का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू ऑल।